हेलो, वेलकम टू ज्ञान वाणी चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम गोदान पढ़ेंगे, देखते हैं क्योंकि कौन से एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें गोदान से प्रश्न नहीं बनते हैं और भर भर के बनते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं कि रंग रूप आड़ा टेढ़ा सब पे क्वेश्चन बनने लगे हैं क्वेश्चन। तो इसलिए एक एक पढ़ के जाना, तो इसलिए मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, कभी कोई नोट्स से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो देखते हैं, बुक से देखेंगे और कौन सी लाइन से कौन क्या पूछ दिया इसका आएगा। तो कितना भी पढ़ लो और मिस हो ही जाता है एग्ज़ाम में। तो इसी को ध्यान में रख के हम बुक से पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसी है। तो देखिए, गोदान, आज हम गोदान पढ़ेंगे। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी की है और एक किसान जीवन और गरीबी का है। तो देखते हैं क्या है इसका ये भूमिका और इनके कथन। तो मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान है। तो देखिए कहाँ से हर एक लाइन से हर जगह से प्रश्न बनते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी की गोदान है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो कुछ भी लिखा है वह आम आदमी की व्यथा कथा है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी। गाँव की अवस्था, किसान की तरफ और ग्रामीण समाज की विसंगतियाँ, अंधविश्वास और उत्पीड़न और पीड़ा की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है गोदान। तो पहले ही हमने बताया, तो हम अपने शब्दों में ज़्यादा नहीं बता के हम मूल टेक्स्ट से ही हम बताना चाहिए। तो देखिए, फिर मुंशी प्रेमचंद्र की चिर परिस्थिति शैली का जीता जागता उदाहरण है गोदान, जो ज़मीन से जुड़ी हकीकतों को बेनकाब करता है। विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद होकर बिकने का गौरव केवल गोदान को ही प्राप्त है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला उपन्यास गोदान का सर्वाधिक प्रमाणिक संस्करण एक संपूर्ण उपन्यास है। तो एक संपूर्ण उपन्यास गोदान। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि गोदान कैसी उपन्यास है। तो संपूर्ण उपन्यास है, एक ही पार्ट में है लेकिन पूरी है। तो इस प्रकार देखते हैं कि और क्या है। देखिए, तो और देखते हैं कि क्या है, क्योंकि इसकी हर एक लाइन, हर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं कुछ भी मिस करने का नहीं है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बनेंगे। तो 1936 का दौर था। गोदान कब का था? 1936 का। तो था गोदान का प्रकाशन इसी वर्ष हुआ था और देश भर में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संग्राम छिड़ा हुआ था। लंदन में रजिया सज्जाद जहीर की अगुवाई में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो देखिए, ये नया क्वेश्चन बन सकता है। ये नया क्वेश्चन बनेगा कि लंदन में रजिया सज्जाद जहीर, अभी ये नहीं बना है तो ये बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर यही ढूंढता है कि क्या देकर वो विद्यार्थी को गुमराह करें। तो यह ध्यान रखना है क्योंकि ये भूमिका से है। तो देखिए भूमिका में क्या है। तो ये है कि लंदन में रजिया सज्जाद जाहिर की अगुवाई में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष अप्रैल में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद्र ने अपनी प्रसिद्ध वक्तव्य साहित्य का उद्देश्य दिया, तो जिसमें उन्होंने तमाम लेखकों को संबोधित करते हुए कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। वहीं उन्होंने लेखकों से यह आग्रह किया था कि जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना ही हमारा फर्ज है। प्रेमचंद ने लेखक और साहित्य के जिन कर्तव्यों को प्रगतिशील लेखक संघ के मंच से कहा था, उन्हें ताउम्र अपने लेखन में पूरा करते आए थे। तो गोदान उनके ही कर्तव्य की सफलता प्रयास है और होरी भारतीय किसान का सबसे जीवंत प्रतिनिधि है। यह उपन्यास अपने भीतर किसानी जीवन और जमींदारी प्रथा, जाति व्यवस्था, गांव से शहर की ओर विस्थापन जैसी महत्वपूर्ण विषयों को अपने भीतर संजोए हुए हैं।
तो एक तरह से यह भारतीय किसानी समाज का सबसे पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह भूमिका को देखा हमने मूल टेक्स्ट से। तो देखिए इसमें जो है सो है, लेकिन जो अपन ने जो समझा है तो कब का ये लिखा हुआ है, 1936 का के दौर का है। उस समय तो किसान की हालत बहुत ही दयनीय थी ही, और लेकिन आज भी किसान की मतलब आज भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जैसे कि जिसके पास पैसे हैं उसी के पास पैसे हैं, अभी भी है, और जो गरीब हैं अभी भी वैसे ही गरीब हैं। तो उसकी कहानी आज भी होरी के जैसे ही है। तो फिर मतलब हर एक समय के समाज को ये देता रहता है। तो फिर देखते हैं, अपनी रूपरेखा और अपने सजीवता को देता है। होरी देखिए, तो फिर पाठ में क्या है, होरी नाम के दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख गोड़ने भेज देना। होरी राम, अब उस होरी नहीं है, होरी राम है नाम उसका, ये भी ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी भी चीज़ से कन्फ्यूजन हो जाती है और एग्ज़ाम अपन गलत क्वेश्चन कर देते हैं। आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं तो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो जो अच्छा से मंझ के पढ़ा हुआ रहता है उसे तो अनुमान लगाने भी आता है, और जो ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हैं तो उन्हें नहीं आता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो होरी राम ने दोनों बैलों को सानी और पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर उख को गोड़ने भेज देना। तो फिर ये वो धनिया से ये बात कह रहा है, तो ये बात ध्यान रखना है कि इसमें यही पूछा जाता है कि कौन किससे कहा है, तो हर एक लाइन ध्यान में रखना है। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन किससे कहा, इससे कहानी ये बनते हैं, और सबका वक्तव्य एक जैसा है तो फिर लगता है कि कौन किससे कहा। कभी होरी का धनिया हो जाता है, धनिया का होरी हो जाता है, फिर प्रश्न गलत हो जाते हैं। धनिया के हाथ गोबर से भरे थे। उनके उपले थाप आई थी और बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, जल्दी क्यों है। तो घोड़ी ने कहा कि अपनी झुर्रियों भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा कि तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएंगे। तो इसी से तो कहती हूँ कि कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती तो उसमें टांग क्यों अड़ाती। वो कौन बोलता है ये? पहले तो वो ये धनिया बोल रही थी ये सब बातें, अब वो होरी बोल रहा है कि तुम इस बात में टांग नहीं अड़ाओ तो अच्छा होता। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची है, नहीं कहीं पता न लगता तो किधर गए। गांव में इतने आदमी है तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुर्की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। तो देखिए ये आया हुआ PYQ है ना, आप PYQ करके देखिएगा, ये आया हुआ PYQ है। और धनिया को इतनी व्यवहार कुशल ना थी, धनिया इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी कि उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान तो ही तो लेगा, और खुशामद क्यों करे, इसके तलवे क्यों सहलाए। तो यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह से अनुभव हो गया कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। तो देखिए कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे कभी, इसलिए हल्के में मत लेना कि कौन से लाइन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये है गोदान, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो
तो यहाँ तक देखा, और ये मतलब हो सके तो बार बार आप रोक के क्लास और एक एक लाइन किताब, क्योंकि ये बुक खरीद के पढ़ना बहुत ही सभी विद्यार्थी को तो नहीं हो सकता। कुछ ही जने कर सकते हैं, कुछ विद्यार्थी कर सकते हैं, लेकिन सभी तो वो बुक खरीद कर नहीं पढ़ सकते हैं। हम सीधे बुक खरीद कर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, मुश्किल है फिर भी हार ना मानती, इस विषय में स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। पहले उसके कितने हुए संतान, तो कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक कौड़ी दांत के से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी यह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम होता था। ये हो गया। और गौरी को 6 संतान थी, उसमें 3 जीवित है। तो एक लड़का गोबर और 16 साल का, और अब लड़का कितना है, 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा है। तो देखिए ये है 12 और 8 साल की। तो सोना 12 साल की होगी और रूपा 8 साल की होगी। तो ये सब प्रश्न नहीं है, तो एकदम से ध्यान से देख लीजिए और नोट करते जाइए हर एक लाइन को। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे और उसका मन आज भी कहता था कि अगर उनकी दवा दारू होती तो वो बच जाते। वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी, और उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे की झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी और सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था में उसके आत्मसम्मान की उदासीनता का रूप दे दिया। जिस गृहस्थी में, तो ये देखिए ये रंग है, रंग गेहुआ था, तो ये धनिया के बारे में होगा, रंग सांवला था। और ये साल कितने, 36वां साल था, किसका था, होरी या धनिया के बारे में, तो यहाँ कन्फ्यूजन होगी। तो फिर देखते हैं आगे, तो फिर देख लेंगे कि कौन कहा है। पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता है। तो उसे परास्त होकर होरी लाठी मिर्जई, अब देखिए क्या क्या चीज़ होरी ले रहा है। उसके परास्त होकर मतलब उससे मुजोरी हो रहा था, बातचीत होकर होरी लाठी मिर्जई, जूते, पगड़ी और तम्बाकू का बटुआ लगाकर सामने पटक दी। वो बात करते करते रोस में लाके उनके सामने पटक दी। होरी ने उसकी ओर आंखें तैर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो इतनी सामान लेके आए हो। जैसे घर में आम घरों में होता है, तो ऐसे बातचीत हो रही थी और फिर वो सब लाके पटक दी बोल के, 5 पोशाक लाई है। तो ससुराल में भी तो अजवान साली सरहज नहीं बैठी है जिससे जाकर दिखाऊं। तो ये धनिया और सामान ला के दी बोलते बोलते कि कहाँ जाओगे, इस बात पे वो हो रही थी बहस। और वो बोले मेरे को लाठी दे दे, डंडे दे दे और कपड़े दे दे। तो फिर उसी बात से हुआ, तो जितने होली का सामान था सब लेके आए। क्या क्या सामान था सो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आ जाएगा मिलान में कहीं भी। तम्बाकू का बटुआ था, लाठी था, मिर्जई याद रखना क्योंकि अलग नाम है, मिर्जई, जूते, पगड़ी, तो ये मिर्जई नाम है, तो ये ध्यान में रखना है। और उसकी आंखें, तो फिर वो बोलता है कि मैं जो इतना पहन के जाऊंगी तो मेरे ससुराल में कोई साली सरहज तो नहीं है जवान। तो होरी के गहरे सामले पिचके हुए चेहरे, और वो पीछे जो था वो धनिया की चेहरे थे, और ये देख, तो वो सांवले थे, गेहुए कलर के थे, ये याद रखना, ये ध्यान रखना गेहुआ रंग का था सांवला। और इसका सांवले थे, गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे थे, मुस्कुराहट। तो देखिए ये किताब से नहीं पढ़ा था और यूट्यूब के लाइनों से क्वेश्चन सब पढ़ के गए थे, सब चकमा हो गया था। अधिकतर लोगों का गलत भी क्वेश्चन हुआ और अंदाज से किसी का सही भी हुआ है। तो इस बार यही आया था प्रश्न में। सांवले पिचके हुए चेहरे, मुस्कुराहट के मृदुता का झलक पड़ी थी। धनिया ने लजाते हुए कहा,
ऐसी ही तो सजीले जवान हो कि मनसाली सरहज तुम्हें देखकर रीझ जाए। अब उसकी मैके की बात किया तो उसको हंसी आ गई एकदम अंदर चेहरा। कोई भी स्त्री की मैके की बात थोड़ी सी भी आती है तो वो खुश हो जाती है अंदर से, और फिर वो बोलती है फिर। तो ये वही बताया है। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो देखो ये मिर्जई है, यहाँ भी मिर्जई है, फटी हुई मिर्जई। वो 2 साला वगैरह होगी। पहले वो कंधे पे रखते थे, वो 2 साला, जैसे गर्मी है काम करने में वो गमछी टाइप के रखते हैं, और फिर कहीं जाने में वो 2 साला टाइप के, उसी को मिर्जई बोलते होंगे क्योंकि फटी हुई की बात आ रही है। तो सावधानी से यह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। अब ये 60 पाठे का ये बात आया है यहाँ पे। तो किस में आया है? गोदान में 60 के पाठे हुए हैं। तो ये कौन बोल रहा है? होरी कह रहा है कि अभी तो 40 भी नहीं हुए हैं, मर्द पर 60 पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे होते हैं। ये धनिया बोल रही है। तुम जैसे मर्द, जाकर ना मुंह देखो, तुम 60 के पाठे होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिला नहीं, पाठे होंगे। तो तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। तो ये सब कौन बोल रहा है? ये धनिया बोल रही है। तो होरी यह क्षणिक मृदुता यथार्थ इस आँच में जैसे झुलस गई। तो होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की आँच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। देखो होरी कहता है वो 60 के पाठे बोला, तो फिर वो बोलता है होरी कि 60 के वो उतना तक की आने की नौबत नहीं पड़ेगी, तब तक के मतलब 60 में 60 होगा, वो 60 वर्ष होगा, ऐसा होगा। क्योंकि इसमें कहीं वो भी नहीं दिया हुआ है कठिन शब्दों का। तो फिर नौबत ना आएगी धनिया, पहले ही चल देंगे। धनिया को तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो। धनिया ने तिरस्कार किया और अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात तो कहीं कभी अच्छी बात तो भी कहीं तो लगते हो कोसने। मतलब तुमसे मैं अच्छी भी बात कहती हूँ तो तुम लगते हो कोसने। रहने दो। अब वो मरने की बात जो बोल दिया, तो कितनी भी पति पत्नी लड़ाई करते हैं, नोकझोंक होती है, लेकिन मरना मारना ये सब नहीं अच्छी लगती है आम गृहस्थी में, किसान में। और ये मतलब ये तो दुष्टता उतना नहीं रहता है, खाली ऊपर से ही बोल रहा हूँ, उसके मतलब परिवार की स्थिति से झल्लाए हुए रहते हैं तो ऐसी ऐसी बातें निकलती है, लेकिन दिल से तो ऐसे नहीं रहते हैं। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराश भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वो जो बोला था ना होरी, तो उसके दिल में एकदम से लग गई। और जब वो जा रहा था तो दूर तक देखती रही वो धनिया। वह जैसे अपने निरत्व के संपूर्ण तप और व्रत में अपने पति को अभय दान दे रही थी। तो ऐसी होती है भारतीय नारी, मतलब शुरू से ही, कि कितनी समर्पित होती है, कितनी भी होती है और बोलती भी है, लेकिन चिंता रहता है उसके आगे तक की। और वो एकदम निरत्व भाव में और अपने व्रत से अपनी पति के अभय दान दे रही है। निरत्व के, देखिए ये लाइन आ सकते हैं, अपने निरत्व के संपूर्ण तप, नारित्व के, वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप व्रत अपने पति को अभय दान दे रही है। तो देखिए ये अच्छे महात्मा भी ये बात बोलते हैं कि नारी खुद में ही एक तपस्या है, उसके जितने कर्म हैं वो सब तपस्या ही होती है। यदि वो ईमानदारी से निभाती है तो उसके सारे कर्म पूजा ही होता है, तो उसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम सब पूजा के ही उसमें माना जाता है। तो वही यहाँ पे दिया है, नारित्व वही है जो निस्वार्थ भाव से हर चीज़ को करती है। तो उस नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही है।
उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। अब ये देखिए, ये सब लाइन एग्ज़ाम का PYQ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से उसके तिनके का सहारा छीन लेता था, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी कि काना कहने से काने को दुख होता है, पर वह क्या दो आँखों वाले आदमी को भी हो सकता है। तो देखो कैसे है कि जैसे कोई काना होता है तो उसको कहते हैं तो दुख होता है, और क्या दो आँख वाले जिसको रहते हैं उसको भी कहते हैं तो उसको भी दुख होता है, ये कह रहा है। होरी कदम बढ़ाए हुए चला जाता। पगडंडी के दोनों ओर उख के पौधे को लसराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा कि भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे तो डाड़ी भी सुभीते से रहे, और तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय ना दूध दे ना उनके बछवे ही किसी काम के हों तो बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, यह पछाई गाय है, पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा तो कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर के लिए तरस कर रह जाता है। अब इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर में तो दूध पी ले देखने को लायक हो जाए। साल भर मतलब दूध थोड़ा खाए पिए तो देखने लायक हो जाए। सबके गरीबी से शरीर ऐसे चिपटा हुआ था, तो ये मन में ये सोच रहा है कि होरी उधर जैसे रास्ते में चल रहा था तो उख मतलब वो होते हैं ना गन्ने का वो देखता है, और वो मन में जोड़ते जाता है कि ये सब गन्ने की थोड़ी सी उपज हो जाए। हरियाली मन में था तो देखा तो आया कि थोड़ी सी हो जाए तो मतलब ये गाय खरीद लेंगे। तो गाय खरीदेंगे तो ये ऐसी कौन सी गाय खरीदना है कि वो देसी मतलब कैसी गाय खरीदना है, ये भी ध्यान में रखना है। ये गाय दूध दे, बछड़े किसी की हो, और अब बहुत कोल्हू चले तो ये देसी गाय लेगा। तो देखो उख पौधे हरियाली लहराती थी। भगवान करे तो गौ बरखा कर दे और दाढ़ी भी सुभते से रहे तो एक गाय जरूर लेगी। देसी गाय ना दूध दे ना उनके बछड़े ही के काम हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। देसी गाय यदि लेगा तो उसके ज़्यादा उस समय अहमियत नहीं था, थोड़ा ही दूध देती थी और बछड़े हो जाते थे। तो ऐसे तो बाछी होगी तो गाय बनेगी, और नहीं तो फिर कोल्हू के बैल बनते थे। कोल्हू वो होता है जो लगा के पहले वो तेल निकाला जाता था। अब मशीनें हो गई हैं। पहले कोल्हू वो चारों तरफ ये बैल घूमता था और उसी से कोल्हू का वो तेल निकलता था। चक्की मतलब बीच में कुछ रहता था, उससे दब के और घूमता था, उससे वजन से पिसाता था और उससे तेल निकलता था। ऐसे कठिन होता था। तो वही है कि वो लेगा तो देसी भी गाय लेगा तो सस्ती भी मिलेगी, और कम से कम इतना काम तो होगा कि अपन दूध भी खा लेंगे। बछड़े होंगे तो उसके कोल्हू के उसमें हो चलेगा। तो इस तरह से वो ख्वाब देख रहा है होरी। अच्छे बैल निकलेंगे तो 200 से कम में, इतनी सारी वो कल्पना कर रहा है। फिर गऊ से ही द्वार की शोभा होती है। तो ये सब वो मन में सब एक मतलब गृहस्थ आदमी कैसे सोचता है, छोटे इनकम वाले किसान, वो सब उसके मन में है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएंगे तो क्या कहना, ना जाने कब यह साथ पूरी होगी साध पूरी होगी और कब यह शुभ दिन आएगा। तो हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में ये भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न और सबसे बड़ी साथ थी। बैंक सूद से चैन करके या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे हृदय में कैसी समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर
आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी तो थी। दोनों ओर खेतों में काम आने करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते। तो पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था कि उसके अंदर बैठी हुई सम्मान और लालसा जैसे आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व झलक पैदा कर रही थी। तो मालिकों से मिलते जुलते रहने का तो यह प्रसाद है कि वह उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता है। 5 बीघे के किसान की विरासत ही क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हलवाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। तो इस प्रकार देखिए है। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया और जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरित रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों के उठाए गौएं वहाँ चरने आया करती थी। उस समय यहाँ भी हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर जोर से ली और आया कुछ देर से यह बैठ जाए तो दिन भर लू लपट में मरना ही है। तो कई इस गड्ढे पर पट्टा लिखाने तैयार था। अच्छा रकम देते हैं, ईश्वर भला करे। राय साहब, जिन्होंने साफ यह कह दिया कि ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी आदमी पर ना उठाई जाएगी। कोई अस्थाई जमींदार होता तो कहता कि गाय जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। तो सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय के लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूसरी दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। और होरी का मन उन गायों पर देखकर ललचा गया और अगर भोला वह आगे वाली गाय से उसे दे तो क्या कहना, रुपये आगे पीछे देता रहेगा। और जानता था घर में रुपये नहीं है, अभी तक लगान। तो देखिए अब राय साहब आ गए तो राय साहब का गुण गा रहा है कि दूसरा होता तो अभी कितना ले लेता, लेकिन वो अभी पुराने जैसे ही अच्छे हैं कि वो मतलब जबरन वसूली नहीं करते, नहीं चुकाया जा रहा है। विशेषर शाह का यह देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपये का सूद देखें सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वो निर्लजता जो तकाजे गाली की ओर मार से भी भयभीत नहीं होती, उसे प्रोत्साहित किया और वह से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने जिसे विचलित कर दिया। और भोला समीप जाकर, भोला राम राम, भोला भाई कहो क्या रंग ढंग है, सुना है उसकी मेले से नई गायें लाए हैं। तो अब देखिए भोला की कहानी है, फिर राय साहब का आएगा सब आगे का कहानी, तो हम पढ़ेंगे दूसरे क्लास में कि और ले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब वो ये क्या बोलते हैं, नेट का एग्ज़ाम फॉर्म भी आ गया है। तो अब बहुत ही कम, अब फिर 2 महीने कैसे बीतते हैं पता भी नहीं चलता है और सिलेबस इतने विस्तार से हैं, समुद्र है। तो क्या छोड़ें क्या पढ़ें ये रहता है। तो अभी देख लीजिए, तो मतलब जितना हो सके हम मुख्य पॉइंट से विस्तार से भी ले रहे हैं। तो देखिए कितना कवर होता है। तो फिर ये भोला ने रुखाई से जवाब दिया होरी के मन की बात और तार ली थी। और वहाँ तो बछिए और 2 गायें लाया और पहले ही गायें सब सूख गई थी और बंधी हुई दूध पहुँचे थे तो गुजर सके। होरी ने आने वाले गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दूधारे तो मालूम होती है कितने में ली है। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा तो इसके 80 रुपये देने पड़े। तो
तो आंखें निकल गई। 30 रुपये तो दोनों कलोरों के दिए और 30 पर ग्राहक रुपये का 8 सेर दूध मांगता है। तो देखिए ये लाइन को बहुत ही ध्यान से रखना है, इससे घुमा घुमा के प्रश्न बनाएगा। तो देखिए, भोला ने शान जमाई और अब की बाज़ार में तेज रहा तो 80 रुपये में, और 80 रुपये होरी को भी देता है। तो बड़ी भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो माल भी। यहाँ 10 5 गाँवों को तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला का नशा चढ़ने लगा और भोला राय साहब इसके 100 रुपये देते थे और दोनों कॉलरों के 50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना तक देखते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे आगे का। तो ये कैसा रहा वो कमेंट कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।